हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो ये मैं जो है जेई मेंस 2019 के जो 8 क्वेश्चन पेपर्स है उनका जो फिजिकल का सेक्शन है उन क्वेश्चंस का एक डिस्कशन कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा। गिवन इंफॉर्मेशन है, गैस है H2, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स केल्विन में गिवन है 33, 190 केल्विन, 304 केल्विन, 630 केल्विन। On the basis of data given above, predict which of the following gases shows least adsorption on a definite amount of charcoal. तो यहाँ पे जो सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और जो जिसके भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे उसका ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, और जिसके वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे उसका लीस्ट एड्जॉर्प्शन होगा। लीस्ट अमाउंट ऑफ गैस विल गेट एड्जॉर्ब ऑन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मेजर करने के लिए हम क्रिटिकल टेम्परेचर्स को यूज कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर है उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हायर होगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर लीस्ट है उसका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन लोवेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो हाइड्रोजन का जो है वो लोवेस्ट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल if the light of wavelength 4000 angstrom generates photoelectrons of velocity 6 into 10 to the power 5 meter per second from it, और वेरियस डेटाज हमें गिवन है। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास में जो प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर के करीब होता है। तो इससे हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर, सो ये हाफ इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और वेलोसिटी जो है हमें गिवन है 6 इंटू 10 टू द पावर 5, 6 इंटू 10 टू द पावर 5, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारे पास में जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल के अंदर, जूल पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। चलिए अब जो है यहाँ पे हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। वर्क फंक्शन जो है वो क्या होगा ये हमें प्रेडिक्ट करना है। तो देखिए जो हमारे पास में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। hc बाय लैम्डा से इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी, और h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और c की वैल्यू जो है गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और वेवलेंथ जो गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो है हमारे पास में जूल के अंदर आ जाएगी। अब ये दोनों एनर्जीज जो है हमने फाइंड आउट कर ली। वर्क फंक्शन की वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी हमें करना होगा। तो ये जूल के अंदर है और ये भी हमारे पास में जूल के अंदर है। इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हो गई। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 एंड 6 इंटू 10 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यूज आएगी हमारे पास में ये जूल के अंदर वैल्यू आ जाएगी। वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है वो जूल के अंदर होगी। तो ये वर्क फंक्शन की जो भी वैल्यू जूल के अंदर आएगी इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल से, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाएगा। तो आंसर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो उसको ऐसे कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं कि क्या होगा। तो ये जस्ट रिमेनिंग कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं कि ये जो भी हमारा W है अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी आर रिजल्ट फॉर work function in electron volt।
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया, बाकी सब कुछ इसमें इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल that is E naught and its temperature coefficient that is dE by dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to the power minus 4 volt per Kelvin at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is zinc in solid form plus Cu2 plus in aqueous form Zn2 plus Cu solid. The standard reaction enthalpy at 300 Kelvin in kilojoule per mole is some इंफॉर्मेशन आर गिवन। तो ये एक सेल रिएक्शन है, इस सेल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो सेल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए एक डायरेक्ट हमारे पास में रिलेशन होता है, और इस रिलेशन के अंदर जो ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट है सेल का, इसको हम यूज करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, ठीक है, आप डिराइव भी कर सकते हो। लेकिन अब देखिए, हमें जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने फॉर्मूले बिल्कुल तैयार रखने चाहिए। डेरिवेशन वगैरह अगर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं भी स्किप करूंगा, डिराइव नहीं करना चाहूंगा, जस्ट डायरेक्ट रिलेशन बता देते हैं। एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू NF इंटू T टाइम्स ऑफ DE सेल बाई DT, ये जो भी टेम्परेचर कोफिशिएंट है, माइनस E ऑफ द सेल रिएक्शन। अब इसके अंदर जो भी वेरियस डेटाज गिवन है उनकी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, NF T DE बाई DT माइनस E आ गया। तो सेल रिएक्शन के लिए n की वैल्यू जो है वो 2 है, h पर क्वेश्चन, f की वैल्यू हमें लेनी है 96000 और टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है, और जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है सेल का वो -5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, और ई सेल जो है इसकी वैल्यू गिवन है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। एक तो आपको दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है वो साइन के साथ कंसिडर करनी है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन जब आप करेंगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और नियरली 400 के करीब ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये तो एक छोटी सी वैल्यू है, जो कुछ भी होगा वो यहीं से जो है रिजल्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये जो है किलो जूल में आपको कन्वर्ट करना होगा, आंसर जो है किलो जूल में फाइंड आउट करना है। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो जूल के अंदर आएगी, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जूल पर मोल में है। तो बाकी का काम आई होप आप सॉल्व करके कर सकते हैं। इसी पेज पे एक और क्वेश्चन है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ गैस A इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस B। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस A इज थ्राइस देन दैट ऑफ गैस B at same temperature. The pressures of the gases are equal for equal number of moles. तो यहाँ पे compressibility factor को यूज किया गया गैसेस के प्रेशर को रिलेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, compressibility factor of gas is thrice than that of gas B. गैस A का compressibility factor हाई है गैस B के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्टली हम ऐसे कुछ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये Z की वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन Z ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, वो होता तो हम थोड़ा रिलेट कर सकते थे। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो गैस इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए, और वो होगा PV इज इक्वल्स टू Z nRT, क्योंकि जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z वो होता है PV अपॉन nRT। तो दोनों गैसेस के लिए हमें जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वगैरह की वैल्यू गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस A इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस B। तो ये कोई भी एक गैस A है और ये कोई भी एक गैस B है, इसका वॉल्यूम ऑफ गैस A इज ट्वाइस देन दैट ऑफ गैस B। इसका वॉल्यूम अगर B है तो फिर इसका वॉल्यूम जो है वो 2B हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ B। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस A इज थ्राइस देन दैट ऑफ गैस B। इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर Z है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ZB हो जाएगा, और टेम्परेचर जो है उन दोनों का सेम है, इसका टेम्परेचर T है तो इसका टेम्परेचर भी T है, फॉर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इसके मोल्स अगर N है तो फिर इसके मोल्स जो है वो भी N है। तो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं, Z ऑफ A अपॉन Z ऑफ B इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ A
वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इंटू आर टी ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू आर टेम्परेचर ऑफ बी अपॉन प्रेशर ऑफ बी एंड वॉल्यूम ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इनके सेम है, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर जो है वो सेम है, आर वैसे भी सेम है, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं हम। तो रेशियो ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ दीज टू गैसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर दीज गैसेस। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर का रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इनके प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए कर लेंगे। तो ए का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो 3ZB है और ए का जो वॉल्यूम है वो 2V ऑफ बी है। बी का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ZB है और बी का जो वॉल्यूम है वो V ऑफ बी है। तो V ऑफ बी और V ऑफ बी कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास में ये आ गया 6। सो प्रेशर ऑफ गैस A इज 6 टाइम्स ऑफ, कुछ मिस आउट हुआ है क्या? Volume of gas A is twice than that of gas B. Compressibility factor of gas A is thrice than that of gas B at same temperature. Pressure of the gases for equal number of moles are. तो ये हमारे पास में सिंपल सा जो है रिलेशन यहां पर आ गया है 3ZB। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि ये जो है हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ए और बी के प्रेशर की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो वो 6 के बराबर होनी चाहिए। तो ए और बी का जो प्रेशर है, ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी 1.5, so volume of gas A is twice than that of gas B. Compressibility factor of gas A is thrice than that of gas B at same temperature. So compressibility of gas B is Z and this is 3 times of ZB. इसको चेक करते हैं। ZA is equals to PVVA by NRT और ये हो जाएगा हमारे पास में PBVB NB by RT, ये कैंसिल हो गया, तो PAVA by PB by NRT। तो ये जो है ZA इंटू VB आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है ठीक सब्स्टिट्यूट नहीं की है। तो ZA की वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स ऑफ Z ऑफ B है और VB की वैल्यू जो है वो VB है, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे। ZB की जो वैल्यू है वो ZB ही है और VB की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ V ऑफ B है। तो अब ये V ऑफ B एंड V ऑफ B कैंसिल हो जाएगा, Z ऑफ B एंड Z ऑफ B कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 जो है हमारा आ जाएगा। तो pressure of A upon pressure of B is equals to 3/2. So we can say twice of pressure of A is equals to 3 times of pressure of B. ये correct relation आएगा। तो 2 times of pressure of A is equals to 3 times of pressure of B और ये ऑप्शन नंबर 3 के अंदर गिवन है। तो ये करेक्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। थोड़ा वैल्यू प्लेस करने में केयरलेस रह गए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. The amount of sodium hydroxide in 50 ml of the given sodium hydroxide solution. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो एक सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide solution. ये जो है हमारे पास में ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन है H2C2O4 और ये 50 ml एंड 0.5 मोलर है, 50 ml एंड 0.5 मोलर। इसको हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं NaOH के सोल्यूशन के साथ एंड दैट 25 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। सो अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो यहाँ जितना भी अमाउंट आएगा इसका डबल अमाउंट जो है वो 50 ml के अंदर हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं और मोलैरिटी को फिर जो है 50 ml में कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड
आर इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्जेलिक एसिड के जो इक्विवेलेंट होंगे वो 0.5 इंटू 2, इसकी मोलैरिटी गिवन है, एन फैक्टर इसका 2 हो जाएगा, 50/1000, ये इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 25 ml सॉल्यूशन है, तो इस 25 ml सॉल्यूशन के अंदर इसकी कुछ मोलैरिटी होगी, लेट इट बी m, एन फैक्टर इसका 1 होगा, और वॉल्यूम ये आ गया हमारा 25/1000। तो इस m के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m के लिए सॉल्व करोगे तो 0.5 इंटू 2 इंटू 50/1000 इंटू 1000/25, ये सोल्यूशन की जो है वो मोलैरिटी आ गई। अब हम यहाँ पे सोल्यूशन का मास अगर 50 ml में अगर निकालना चाहते हैं तो उसका मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर ले लेंगे। तो 50 ml में इसके मोल्स कितने होंगे, तो वो ये आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रही है, तो ये 40 मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा। अब मोलैरिटी हमने यहाँ से फाइंड आउट की है 0.5 इंटू 2 इंटू 50/25, ये 1000 कैंसिल हो गया, और ये हमें वॉल्यूम लेना है 50 ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम बता देंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा। तो ये जो है वो 2 हो गया हमारा, और यहाँ पे ये जो है वो 20 हो गया। तो रिजल्ट जो आएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये वही क्वेश्चन है जिसका कोई करेक्ट ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, बट रिजल्ट इसका जो होगा वो यही इसी टाइप से इसका रिजल्ट आएगा। तो आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए कि क्या आ रहा है। यहाँ पे सॉल्व करने से 4 आ रहा है, और ऑप्शन में वो जो है गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन A plus 2B in equilibrium with 2C plus D, the initial concentration of B was 1.5 times of the concentration of A, but the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. The equilibrium constant for the aforesaid chemical reaction is। बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम टाइप के क्वेश्चंस को करने का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो हम इसको करके देख लेते हैं कि ये यहाँ पे क्या इसका रिजल्ट रहना चाहिए। तो ये केमिकल रिएक्शन गिवन है, रिवर्सिबल रिएक्शन A plus 2B in equilibrium with 2C and D. Initial concentration of B was 1.5 times of the concentration of A। यहाँ पे इसके अगर इसकी concentration अगर A है तो इसकी concentration 1.5 times of A है, और ये हमारा कुछ 0 and 0 हो गया। यहाँ पे A में से X कुछ यूज अप हो गया, तो यहाँ पे 1.5 माइनस 1.5 A में से 2X जो है वो कंज्यूम हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग। ये 2X प्रोड्यूस हो जाएगा और ये X प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एक इक्वेशन यहाँ पे और है, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A and B वर फाउंड टू बी इक्वल। सो एज पर क्वेश्चन A माइनस X इज इक्वल्स टू 1.5 A माइनस 2X। तो यहाँ से हम A की वैल्यू, X की वैल्यू को A की टर्म्स में लेकर के आ सकते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो आ जाएगा X इक्वल्स टू 0.5 A तो x की वैल्यू जो हमारे पास में आ गई है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सबकी कॉन्सेंट्रेशंस आ जाएगी, और फिर Kc जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू दी पावर 2। इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस को सब्स्टिट्यूट करके हम बता सकते हैं कि हमारा जो Kc है वो कितना होगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास में आ गई, तो 1A माइनस 0.5 A, तो इसका मतलब 0.5 A ही हो गया ये। और इसको अगर हम देखेंगे 1.5 A माइनस ये A हो जाएगा, तो ये 0.5 A आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये, अगेन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A हो गया, और ये 0.5 A आ गया। तो 0.5 A हमारा चला गया, A और A जो है कैंसिल आउट हो गया, तो ये 5/10 के करीब कुछ आ रहा है हमारा, और 5/10 सॉरी
कुछ गड़बड़ हो गई, स्क्वायर यहाँ छूट गया हमारा और यहाँ पे जो स्क्वायर है वो भी छूट गया है। इसको अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है कि ये हमने यहाँ पे x की वैल्यू को निकाला, a माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.5 a माइनस 2x, तो ये x इक्वल्स टू आ गया हमारा 0.5 a और x की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये a माइनस 0.5 a, इसका स्क्वायर नहीं, इसका स्क्वायर, ये c की कॉन्सेंट्रेशन हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो 0.5 a इंटू 2 का स्क्वायर और ये 0.5 a आ गया हमारा अपॉन, यहाँ पे a की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास में a माइनस 0.5 a और इसका स्क्वायर नहीं होगा, और b की कॉन्सेंट्रेशन जो है 1.5 a माइनस 0.5 a इंटू 2 और इसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऐसी मिस्टेक जो है एग्जाम में हो सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हमारे पास में जो आ जाएगा, ये एक जो टर्म है, इस टर्म को हम कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा a स्क्वायर और ये 0.5 a है और ये 0.5 a आ गया इनटू ये जो टर्म हो गई हमारे पास में a हो गई है और ये 1.5 a है, तो ये 0.5 a का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0.5 a कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल सा हमारे पास में रह जाएगा 1/0.5 एंड 0.5। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 100/25 हो जाएगा, 100/25। तो 100/25 जो है वो 4 आ रहा है, तो केसी इस रिएक्शन का जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन हमारा है, freezing point of a 4% aqueous solution of x is equal to freezing point of 12% aqueous solution of y. If molecular weight of x is a, then molecular weight of y. तो यहाँ पे हमारे पास में 4% aqueous solution of x है, इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड दैट इज इक्वल टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 12% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ y। x और y की नेचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम जस्ट नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर करके प्रोसीड करेंगे। तो नॉर्मल बिहेवियर के बेसिस पे जब हम प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M। तो यहाँ पे ये 4% एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसको हम मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं, मींस 4 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, या फिर इसको हम मास बाय मास ही ले लेते हैं, जिससे इस टाइप से हमारे पास में इजीली आ जाएगा। इन एनी वे ये एक टाइप के डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर जो है इस टाइप का हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, freezing point of 4% aqueous solution of x is equal to the freezing point of 12% aqueous solution of y। तो यहाँ पे डायरेक्टली इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स को हम रिलेट कर लेते हैं। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो है और उसका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो इक्वल कर लेते हैं। KF जो है एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों की जो मोलैलिटी है उसी को हमें रिलेट करना है। तो ये 4/मोलर मास ऑफ A इंटू 4/मोलर मास ऑफ A, ये हमारे पास में इसके मोल्स हो गए अपॉन 100 ग्राम हमने ले लिया है, इज इक्वल्स टू ये 12% एक्वस सॉल्यूशन है, तो 12/मोलर मास ऑफ B इंटू 100/1000 हो गया। तो ये टर्म और ये टर्म तो हमारी कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे जो हमें मोलर मासेस जो मिल रहे हैं, मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B, मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B इज 4/12, तो 1/3 का कुछ जो है हमें रिलेशन मिल रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ x जो है वो A है, ये हमारे पास में x का मॉलिक्यूलर मास है और ये y का मॉलिक्यूलर मास है। तो ये जो है हमारे पास में मोलर मास ऑफ x इज A, तो A का मोलर मास हम 4/A रख देते हैं x का, तो ये 12/मोलर मास ऑफ y आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ y जो होगा हमारे पास में
वो 12/4 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। तो 12/4 टाइम्स ऑफ ए जो आ रहा है वो 3A ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। इसी स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 टू यील्ड Y along with other products. The oxidation state of iodine in Y is concentrated HNO3 behave as an oxidizing agent, and whenever concentrated HNO3 behave as an oxidizing agent, nitrogen containing product is NO2. And iodine can be easily oxidized up to greater extent, तो maximum it will reach to an oxidation state of +5. डायरेक्टली जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जाएगा, स्टेप्स में जाएगा। इंटरमीडिएट जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो फर्दर ऑक्सीडाइजेबल होंगे, नाइट्रिक एसिड उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, बट आयोडिक एसिड कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रिक एसिड, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। नाइट्रिक एसिड जो है आयोडिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडिक एसिड के अंदर। तो ये इजी सा क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, For a diatomic ideal gas in a closed system, which of the following plots does not correctly describe the relation between various thermodynamic quantities? तो अब यहाँ पे various thermodynamic quantities given है, इनका correct relation हमें बताना है। तो देखिए इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगी, तो ये तो एक करेक्ट रिलेशन है ये। और इंटरनल एनर्जी में ये चेंज इस टाइप का इसलिए आ रहा है कि हो सकता है कि ये डायटोमिक आइडियल गैस जो है वो क्लोज सिस्टम के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये फर्स्ट कर्व ठीक है। सेकंड कर्व को अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सीवी के अंदर जो है इनिशियली कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट फिर डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, तो उनकी जो कुछ सीवी चेंज हो जाएगी इंडिविजुअली। बट ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम देखते हैं तो सीपी की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से चेंज हो रही है, सीपी की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होगी, तो ये जो है हमारा गलत हो गया। जैसे फोर्थ ऑप्शन के अंदर देखिए सीवी की वैल्यू वॉल्यूम चेंज करने से चेंज नहीं हो रही है, तो इसी टाइप से सीपी की वैल्यू जो है वो भी प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमराइज इन बेंजीन, ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है। W gram of the acid dissolves in 30 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 2K. If the percentage association of the acid to form dimer in the solution is 80, then W is the mass of benzoic acid dissolved क्या है, उसकी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिए मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हम कह सकते हैं कि ये सपोज हमारे पास में बेंजोइक एसिड है C6H5 COOH, और इसको जब हम बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइज होने से C6H5 COOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस हो जाएगा, इसके ये 2 मोल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो गया है, इसका सपोज इनिशियली हमारे पास में 1 मोल है, तो ये 0 है। 1 माइनस अल्फा इज द डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन, और ये बनेगा अल्फा/2। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमें कंसिडर करनी होगी। वेंट ऑफ फैक्टर इसका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस अल्फा/2 इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। और अल्फा जो गिवन है वो गिवन है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड टू फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन इज 80। तो परसेंटेज एसोसिएशन की वैल्यू गिवन है 80, तो इसका मतलब अल्फा जो हमारा हो गया है 1 इंटू 80/100, तो इसको हम कह देंगे अल्फा जो आ गया हमारा 0.8 आ गया। तो आई की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.8/2, तो दैट इज 1 माइनस 0.4, तो ये 0.6 जो है वो आई आ गया हमारा। अब इसके अंदर हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, आई को हमने यूज कर लिया है, और KF देख लेते हैं क्या है। अब इसकी मोलैलिटी सॉल्यूशन की आ जाएगी हमारे पास में, तो ये डेल्टा TF जो गिवन है when dissolved in 30 ग्राम ऑफ बेंजीन shows a depression in freezing point equal to 2 केल्विन, तो ये 2 हो गया। I की वैल्यू 0.6 है। KF क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। 30 ग्राम W ग्राम हमने बेंजोइक एसिड लिया था, और बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122 गिवन है, और ये 30 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया गया।
तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 2 इंटू 122 इंटू 30 अपॉन 0.6 इंटू 5 इंटू 1000। तो W के लिए सॉल्व कर लेंगे और ये क्या वैल्यू आती है चेक कर लेंगे यहां से। तो ये वैल्यू जो है 2.4 के करीब आ रही है, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट स्लाइड इंडिकेट कर रही है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स विच डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की बात हो रही है और हमें एक कर्व फाइंड आउट करना है जो कि करेक्ट नहीं है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा तो प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होंगे। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होंगे तो ये तो जो हमारा ए कर्व है वो तो करेक्ट ही है, एक टाइप का बॉयल्स लॉ ही है, तो बॉयल्स लॉ तो करेक्टली ओबे ही हो रहा है। तो लेकिन जो बी टाइप का कर्व है वो करेक्ट नहीं है, बॉयल्स लॉ के लिए ऐसा कर्व नहीं आता है। ये ए जो है प्रेशर वर्सेस 1 by वॉल्यूम है, तो ए करेक्ट है लेकिन बी करेक्ट नहीं है, और बी इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, डज नॉट रिप्रेजेंट आइसोथर्मल एक्सपेंशन। सी को अगर हम देखेंगे तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, आर फिक्स है, सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो पी और वी की वैल्यू जो है वेरी नहीं करेगी। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे एम को जो है मोलर वॉल्यूम की बात कर रहा है 1 मोल गैस के लिए, तो सी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होगा तो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा लेकिन इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये डी जो है इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें जो नजर आ रहा है बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप से हमने ये कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करिए। इस टाइप के ही क्वेश्चन जनरली आते हैं, इसी जो है आइडिया पर, इसी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड और इसी टाइप की लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।